This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिक अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 7 अक्टूबर 2020 चरक सूत्र सन अध्याय 26 वृद्धा शंखं चक्रं जलधां दशसमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेस्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तर्हि विरुद्धं तद् विद्यात् असञ्जातरसं तु यत् अतिक्रान्तरसं वा विपन्नरसमेव वा। तर्हि यत् सम्पद्विरुद्धं तत् यत् असञ्जातरसम् अतिक्रान्तरसं वा विपन्नरसमेव वा तत् सम्पद्विरुद्धं विद्यात् इति। न्यायं विधिविरुद्धं तु भुज्यते निभृतेन यत् यदि निभृते भोजनं न क्रियते तर्हि तत् विधिविरुद्धं तदेवं विधमन्नं स्यात् विरुद्धम् उपयोगितम्। तर्हि एतादृशाः तत्र परिणामाः भोजनस्य सम्भवन्ति यदि विधि विरहितं तत् अन्नं सेवितं स्यात् अथवा यत् विरुद्धाहारः इति कथ्यते तस्य एतादृशाः परिणामाः भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। षाण्ढ्यान्दविसर्पदकोदराणां विस्फोटकोन्मादभगन्धराणां मूर्च्छामदाध्मानगलग्रहाणां पाण्वामयस्यामविशस्य चैव किलासकुष्ठग्रहणीगदानां शोथाम्रपित्तज्वरपीनसानां सन्तानदोषस्य तथैव मृत्योर्विरुद्धमन्दं प्रवदन्ति ये। तर्हि विरुद्धान्नस्य फलश्रुतिः कीदृशी तत्र व्यापकता। निभृते इज एकांत। सो जो खाना खाना है वो एकांत में बैठकर खाना है इस प्रकार से जहाँ बाकी लोगों का संपर्क नहीं हो। तो ये होटल में जाकर खाना खाते हैं वो बराबर नहीं है वास्तव में अन्न का विक्रय भी होना नहीं चाहिए ऐसा भी कहना है। तो आपणिकाशनम लेकिन पुराने काल से ये प्रचलन में रहा है और वैसे जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे वो अतिथि समझकर उनका सम्मान होता था उनको खाना खिलाया जाता था और निवास की भी प्रबंध की जाती थी उसमें। और जब कोई सुविधा ही नहीं थी लोग पैदल काशी विश्वेश्वर तक जाते थे महीनों महीनों लगते थे इस प्रकार से। लेकिन ये भारत की परंपरा रही कि इस प्रकार के अतिथि कोई आएंगे तो वो अतिथि देवो भव ये प्रकार की संस्कृति उस समय में थी।
शांढ्य आंध्य विसर्प दकोदर। तो पहला ही शांढ्य इस प्रकार का है, विरुद्ध आहार है। और ये जो विरुद्ध है केवल संयोग विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध नहीं है। सभी प्रकार के जो हेतु है उनको विरुद्धान्न ही कहला गया है इस प्रकार से। विस्फोटक उन्माद भगंधराणा। विस्फोटक उन्माद और भगंध, मूर्छा मद आत्मान गलग्रह, पांडवामय श्याम विषस्य चैव। और पांडवामय एंड आम विष, इन सभी का विरुद्धाहार हेतु बतलाया गया है। किलास कुष्ठ ग्रहणी गदाना। तो श्वित्र कुष्ठ ग्रहणी शोथ अम्ल पित्त। चरक में थोड़े ही जगह पर ये अम्ल पित्त इस प्रकार का रेफरेंस है, उसमें से ये एक रेफरेंस है। और उसके आधार पर काफी बहस होती है कि उस समय में अम्ल पित्त था या नहीं था इस प्रकार से। योग रत्नाकर वगैरह ग्रंथों में अम्ल पित्त के बारे में निदान पंचक साउथ की चिकित्सा बताई गई है, लेकिन उस प्रकार की चिकित्सा यहाँ पे नहीं बताई गई। तो लोग मानते हैं कि गृहिणी के अनुसार ही अम्ल पित्त की चिकित्सा करे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जैसे आमवात नहीं है और वातरक्त पकड़कर आमवात की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा केरलीय लोगों का ट्रेंड है। तो उसी प्रकार से अम्लपित्त साक्षात निर्देश नहीं है रोग के रूप से, लेकिन एक अम्लपित्त शब्द आता है तो केवल अम्ल गुणोद्रिक्त पित्त ऐसा बता सकते हैं। नए नए रोग कैसे उभर आते हैं और पुराने रोग कैसे मिट जाते हैं, ये एक अहम संशोधन का मुद्दा है। अभी मॉडर्न मेडिसिन में एक सिंड्रोम नाम की शुरुआत होती है, लक्षण समुच्चय एक दिखाई देता है और फिर उस लक्षण समुच्चय वो दोहराता हुआ इस प्रकार का बहुत मरीजों में देखा जाता है। जैसे कि डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, अभी ये कोरोना वायरस का हुआ, वगैरह वगैरह इस प्रकार। और फिर उसके कारण क्या है और उसकी साध्य साध्यता किस प्रकार की है, वगैरह वगैरह इसके बारे में बहस होती रहती है। और जब उसका एक तत्व ज्ञान बन जाता है कि ये रोग इस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये लक्षण होते हैं, ये साध्य साध्यता होती है। लोग आधुनिक वैद्यक में कारणों का विचार नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो वो कारण बता सकते हैं, लेकिन बाकी रोगों के लिए कारण नहीं बता सकते इस प्रकार से। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो कारण भी क्या है ये भी समझ लेना है, उपशय अनुपशय भी समझ लेने हैं। और अगर हम संप्राप्ति बता सके ये इस तरीके से निर्माण हो रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद होगा कि उसके आधार पर उसकी चिकित्सा कैसे करनी है ये हम निश्चित कर लेते हैं। इसमें सबसे अहम मुद्दा है कि इस प्रकार की नई नई बीमारियां आती रहती है। और जब तक उनके बारे में पता नहीं चलता तब तक उससे काफी दिक्कतें पैदा होती है, लोग मरते भी है। और बाद में अगर ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो डिसीज नाम से एक एस्टेब्लिश इस प्रकार का हो जाता है। अब एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस आईसीडी करके कंसेप्ट एलोपैथी में है और ज्यादातर प्रयास रहता है कि इनमें से किसी रोग में डायग्नोसिस करने की कोशिश करें। अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं इसमें से किसी में बैठ नहीं रहा तो एक सिंड्रोम कहा जाता है शुरू में, और फिर सिंड्रोम एस्टेब्लिश होने पर उसका एक नाम प्राप्त हो जाता है कि ये इस प्रकार का है, रोग है। और फिर उसके आधार पर उसके लिए क्या चिकित्सा करनी है, वगैरह वगैरह इसके बारे में विचार विमर्श होता रहता है। तो कैंसर के बारे में ही ऐसा ही हुआ। और उसके विभिन्न टाइप्स, सेल टाइप वगैरह वगैरह इसके बारे में। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कैंसर के जरिए सेल बायोलॉजी को उत्तेजना मिली। सेल बायोलॉजी में जितना काम कैंसर से पहले हुआ था वो काफी कम था, लेकिन कैंसर आने के बाद और ये सेल से रिलेटेड डिसीज है, रोग है, ये समझने के बाद
सेल बायोलॉजी में काफी संशोधन हुआ और वो एक फायदा रहा आधुनिक विज्ञान को कि सेल बायोलॉजी काफी प्रगत इस प्रकार की होगी। लेकिन ये अलग तरीका होता है और केवल सेल को ही लेकर एलोपैथी घूम रही है। बाकी जीवन शैली, खाना पीना वगैरह से संबंध उसका जो है वो उन्होंने देखने की कोशिश ही नहीं की है। उतनी गहराई में जाकर तो कभी नहीं देखा है और इसलिए उसमें अधूरापन इस प्रकार का रह जाता है। तो अगर इस प्रकार के सिम्टम्स लेके या इस प्रकार के सिंड्रोम लेके कोई मरीज आता है तो हमें अपने तरीके से उसके बारे में सोचना है, निदान पंचक से सोचना है। कारण क्या हो सकते हैं, पूर्व रूप क्या हो सकते हैं, रूप क्या है और इसमें साध्य लक्षण असाध्य लक्षण वगैरह किस प्रकार के हैं, उपशय अनुपशय किस प्रकार के हैं, और फिर उसके आधार पर हम उसके बारे में आगे सोच सकते हैं कि इसकी चिकित्सा की नीति क्या रहेगी, कौन कौन से दवाइयों का प्रयोग इसमें होना है और फिर साध्य साध्यता वगैरह किस प्रकार से रहेगी। तो अम्ल पित्त उस जमाने में शायद एक लक्षण के अम्ल गुणोद्युक्त पित्त इतने ही स्वरूप में था, बाद में शायद वो ज्यादा व्यक्त इस प्रकार का हो गया। और जब मैं थर्ड ईयर में था तो तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में ये अम्ल पित्त के बारे में परिसंवाद हुआ था और मुझे जरा आश्चर्य लगा क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, कुछ फायदा नहीं होता है, जैसे एंटासिड्स से तुरंत राहत मिलती है उस प्रकार आयुर्वेदिक दवाइयों से फायदा नहीं होता इस प्रकार से। हमारा तो अनुभव ऐसा नहीं है, अम्ल पित्त में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो लोगों ने जीवन शैली के बारे में सोचा नहीं था, खाने पीने के बारे में सोचा नहीं था और एलोपैथी की जैसे ही अम्ल गुणोत्तर तो क्षार देना है, इतना ही सोचा था। और शायद इसकी वजह से उतने रिजल्ट जो अच्छे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। अभी उसके बाद में अम्ल पित्त के बारे में बहस ज्यादा हुई नहीं है, हम करते रहते हैं। अभी की समस्या ज्यादा गॉलस्टोन्स की है कि जिसमें शूल बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का होता है। अगर गॉलस्टोन वहां पे अटक जाता है, हाँ, तो फिर शूल और छर्दी वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं और एलोपैथी में तो सलाह दी जाती है गॉल ब्लैडर निकाल दो इस प्रकार से। तो बहुत सारे मरीज चाहते हैं कि नहीं, हम गॉल ब्लैडर नहीं निकालेंगे, तो इसका उपाय किस प्रकार से करेंगे। तो ताम्र भस्म उसमें एक अहम इस प्रकार की दवा है। वैसे सूच्यकर में भी ताम्र है और सूच्यकर अम्ल पित्त की एक अच्छी दवा है। लेकिन सभी तरीके से सोचकर अम्ल पित्त में कुछ करना इस प्रकार का पड़ेगा। और ये शांड्य पहला विकार दिया गया है। हाँ, ये भी सोचने की इस प्रकार की बात है कि विरुद्धान्न से शांड्य निर्माण होता है और ये मरीज कम रहते हैं शांड्य वाले और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता इस प्रकार से। जब तक वो बताएगा नहीं तब तक पता नहीं चलता। मैंने एक वैद्य की बात सुनी थी, बुजुर्ग वैद्य थे, एक नौजवान युवा उनके पास गया, इनकी ख्याति थी नाड़ी परीक्षा के बारे में। तो उसने जिद किया कि आप मेरी पल्स देख, नाड़ी देखकर मुझे क्या है तकलीफ है ये बताओ। तो ये बोले कि शांति से काम ले लो और मुझे अभी मेरी परीक्षा करो। बाकी सब मरीज बैठे थे। मैंने कहा जब तुम्हारा नंबर आएगा तब मैं देख लूंगा, अभी तो ऐसा बीच में नहीं देखूंगा इस प्रकार से। तो बोला कि नहीं, मुझे चैलेंज करना है आपको और इसलिए अभी मेरे लिए करो और फिर बाकी लोगों को लो इस प्रकार से। तो वैद्य ने सभी बाकी मरीजों के सामने उसको बोल दिया कि तुम्हें नाड़ी परीक्षा करने की भी जरूरी नहीं है, तुम षंड हो। तो
वो लज्जास्पद हुआ, अपमानास्पद हुआ उसके लिए ये सब। फिर उसने कहा हाँ ठीक है, अभी मेरे लिए दवा दे दो। मैं मानता हूँ कि मुझे इम्पोर्टेंसी है इस प्रकार से। तो उस जमाने में करीबन 70-80 बरस पूर्व की बात है। उन्होंने कहा 5,000 रुपये मेरे सामने रख दो, तभी मैं दवा दे दूंगा। अभी जाओ और 5,000 रुपये सामने रख दो। वो गया, 5,000 रुपये लेके आया। फिर इन्होंने दवा दी, एक ही पूरी दे दी रात को लेने की। फिर वो गिड़गिड़ाता हुआ दूसरे दिन वापस आ गया कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपके सामर्थ्य को पहचाना नहीं इस प्रकार से। तो वो बोले वो कल रात का था, वो एक चमत्कार जैसा था। तुम्हें रेगुलर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, दवा ले लो और फिर तुम ठीक हो जाओ इस प्रकार से। ये कब से किससे बात नहीं है, मैंने कथा सुनी है, मुझे तो याद नहीं है। शायद कल्याण में थावरे नाम के एक वैद्य थे, उनके मुंह से ये बात सुनी है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा पक्का। लेकिन ऐसे भी बुजुर्ग इस प्रकार के वैद्य थे। और उतनी उनकी ताकत ये भी थी, इस प्रकार का एक मैं अनुभव के रूप में ध्यान में रखना है इस प्रकार। आंधे भी यहाँ पे कहा गया है, ये भी काफी गंभीर इस प्रकार की समस्या है। और विरुद्धान्य आंधे के लिए कारण हो जाएगा। ये वैसे नेत्र रोग में विरुद्धार एक कारण बताया गया है नेत्र रोगों के लिए। तो इसके बारे में भी सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। वैसे उन्माद और भगंदर ये भी है, विस्फोटक भी है, इसमें काफी गंभीर रोग है। अब जब तक पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो पूरा फिलअप नहीं करवाएंगे, तब तक इन सभी कारणों के बारे में पता नहीं लग पाएगा, ऐसा थोड़ा सा है। तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। कौन से प्रकार के हेतु सेवन से कौन सा व्याधि होगा, ऐसा कुछ जानने का तरीका है क्या सर? इतनी लिस्ट में से कोई भी हो सकता है, यह सामान्य है, पर यह सामान्य में विशेष कैसे ढूंढा जा सकता है? सवाल अच्छा है। प्रश्न ऐसा है कि जहां एक एक कारण से क्या क्या कार्य उत्पन्न होते हैं, ये कार्य कारण भाव पक्का इस प्रकार का बताया गया है। हम दोनों तरीके से देखना चाहते हैं, हेतु कोश इसका एक अहम उपाय है कि रोग को ढूंढे उसके सभी कारण हेतु कोश से, कार्य हेतु कोश से ढूंढे, और फिर उन कारणों को लेकर उसके सभी कार्य ढूंढे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुष्ठ है, उसके विरुद्धान्न ये हेतु है, और विरुद्धान्न से शांति भी उत्पन्न हो रहा है, और उस व्यक्ति में शांडे भी है। इस प्रकार से एको हेतुरनेकस्य तथैकस्य एके एवि व्याधिरेकस्य चानेको बहुनाम बहुवोऽपि च। ये चरक निबंधन 8वें अध्याय में सूत्र आया है। तो एक कारण अनेक रोगों का कारण हो सकता है, तथैकस्य एके एवि, और एक रोग का एक ही कारण हो सकता है। व्याधिरेकस्य चानेको, एक व्याधि के अनेक कारण हो सकते हैं। बहुनाम बहुवोऽपि च, बहु सारे रोगों का बहुत सारे, रोगों के बहुत सारे कारण इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो हेतु कार्य कोश से हमारे सामने आएगी। तो हम जनरली डायग्नोसिस की शुरुआत लक्षणों से करते हैं कि लक्षण कौन कौन से हैं, उनका क्रॉस सेक्शन लगे, ये सभी लक्षण जिस रोग में हो वो होने की संभावना इस प्रकार की होती है। अब उनका और जो कारण है उनका तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है।
कि हाँ ये रोग है और ये कारण है इसलिए ये हुआ है इस प्रकार। विरुद्धाहारामुळे सूक्ष्म स्रोतसातील दोष उत्क्लेश विशेषतः होत असावेत, त्यामुळे आंध्य उन्माद संतान दोष इत्यादी परिणाम दिसत असावेत। पॉसिबल है और केवल अग्नि गाठराग्नि पर काम नहीं करते, धातुओं के भी ऊपर और सूक्ष्म स्रोत में जाकर काम करते हैं, ये रहता है। आंध्य से सर ब्लाइंडनेस ही कंसिडर करें कि और भी नेत्र रोग ले सकते हैं, जैसे कि आजकल छोटे बच्चों में चश्मा बहुत जल्दी लगा रहा है, तो इसका रिलेशन विरुद्धाहार से लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। आंधी एक अंतिम अवस्था है। तिमिर, काच, लिंगनाश वगैरह वगैरह जो विकार बताए गए हैं, प्रथम पटल द्वितीय तृतीय पटल, इस प्रकार से इसमें अंतिमतः आंध्य ये स्टेज आ जाती है। और फिर इन सभी की शुरुआत यहाँ से तिमिर वगैरह से होती है। तो बच्चों में या नेत्र रोग इस प्रकार के जो दिखाई देते हैं, अभी चश्मा लगता है, वो एलोपैथी में रिफ्रैक्टिव एरर इस प्रकार की है और उसको लेंस देकर एडजस्ट करते हैं। तो हमारे इसमें हिसाब में त्रिमिर नाम का विकार है और उसके भली भांति अगर चिकित्सा करेंगे, कारणों को टालेंगे, तो वो ठीक हो सकता है। तो हमारी दृष्टि से वहां पे काफी करने लायक स्थिति है और कम से कम प्रोग्रेसिव मायोपिया में तो हमें काम करना ही है, जिनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है और एलोपैथी में कंट्रोल करने का कोई तरीका है नहीं इसमें। ज्यादा से ज्यादा ये सर्जरी करवाते हैं, लेकिन वो भी अच्छा तरीका इस प्रकार का नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तिमिर निदान करके फिर उसके अनुसार चिकित्सा करें, तो काफी फायदा होता है। आंध्यावरून अंध इंद्रिय कार्य हानी पण घेऊ शकतो, दे सकते हैं। जैसे कि रसेम रक्षम शम शोष ग्लानि शब्दा सहिष्णुता, शब्दा सहिष्णुता ये रसक्षय में लक्षण बताया गया है। तो केवल शब्दा सहिष्णुता ही नहीं, स्पर्शा सहिष्णुता, गंधा सहिष्णुता वगैरह जो है वो भी उसमें ले सकते हैं, ऐसा कुछ वैद्यों का मानना है। और ये व्यापक रूप से उसका अर्थ ले लेना, ये एक इसमें कहते हैं अजहल लक्षणा। जहल लक्षणा में जो अर्थ है वो छोड़ देना है और अजहल लक्षणा में वो अर्थ लेना ही है, लेकिन उसके साथ और भी अर्थ लेना। जो काकेभ्यो दधि रक्षताम, ये अजहल लक्षणा का अच्छा उदाहरण है कि बच्चा है और माँ बता के जाती है कि यहाँ पे दही रखा है और तुम काक से, कौवे से उसका रक्षण करो। वो बच्चा देखता रहा, एक बिल्ली आई, उसने खा लिया दही। तो माँ को आने के बाद बता दिया कि हाँ मैं देख रहा था, कौवा तो नहीं आया लेकिन बिल्ली आकर खा के चली गई। तो माँ ने उसको डांटा, अरे तुम समझे नहीं, का कौवा ज्यादातर आता है और वो खाता है इसलिए कौवे का नाम लिया था, लेकिन ऐसा मतलब नहीं था कि सिर्फ कौवे से रक्षण करना है, दही का रक्षण करना है, ये सबसे अहम चीज थी इस प्रकार। अगर वो खुद भी दही खा जाता तो भी बोलता कौवा कहा, कौवा ने कहा खाया, मैंने खाया, इस प्रकार। तो ये अजहल लक्षणा बताई जाती है। जो का ये जो अर्थ है वो तो लेना ही है, उसके साथ में और भी अर्थ लेने हैं इस प्रकार से। तो शब्दा सहिष्णुता लेनी ही है, लेकिन शब्दा सहिष्णुता के साथ गंधा सहिष्णुता, स्पर्शा सहिष्णुता वगैरह वगैरह ये भी सब लेना है, ऐसा उनका कहना है। अभी पदार्थ विज्ञान के बारे में ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के उदाहरण उसमें आने चाहिए
जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहदह जहल लक्षणा, ये सब बताए गए हैं साहित्य में। और शायद मेरे किताब में है ये सब, मुझे अभी याद नहीं है, पता बता दो विज्ञान की किताब में। लेकिन एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि जब हम अर्थ कर रहे हैं किसी सूत्र का, तो वाच्यार्थ तो लेना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सिर्फ वाच्यार्थ नहीं लेना है, ये एक सबसे अहम चीज है। तो फिर दूसरा अर्थ क्या निकलता है उसमें से, ये देखना जरूरी है। जैसे कि अजहल लक्षणा है, तो बाकी भी उसमें अर्थ रहेंगे, और उसका भली भांति हमें ज्ञान कर लेना है। Nowadays, Punjabi, Thai, Italian food is on the rise in Maharashtra, especially Pune. देशविरुद्ध aspect is not taken into consideration. Rise in PCOD, infertility, नेत्र रोग are also seen in these 5 or 10 years. उसमें तो काफी कारण है पीसीओडी वगैरह के सभी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि ये हार्मोन्स दिए जाते हैं प्राणियों को, वनस्पतियों को, और ऑक्सीटोसिन बहुत कॉमन प्रचलन में है, जिनका इस्तेमाल गाय भैंसे भी भैंसों में भी करते हैं, और दूधी वगैरह जैसे लोकी जैसे में भी करते हैं। तो ये एक अहम कारण है पीसीओडी, इनफर्टिलिटी के बारे में। और जीवन शैली पूरी तरीके से बदल गई। ब्राह्म मुहूर्त पर उठना और सूर्यास्त के बाद सभी कार्यों को समेट कर सो जाना, ये जो निसर्ग के अनुसार था वो बदल गया, वो सबसे अहम। तो इसलिए ये नेत्र रोग वगैरह जो है, क्योंकि हम आदि है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश का अगर हम प्रयोग करते रहते, इस्तेमाल करते रहते, तो ठीक है, लेकिन ये कृत्रिम लाइट है। अभी रात में हम जिसको जला देते हैं और उसी के आधार पर काम करते रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी काम काम का कारण है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पीसीओडी का नहीं है, कैंसर का भी अहम कारण हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सभी के बारे में सोचना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। मेरी जो किताब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, या आयुर्वेदिक जीवनशैली आरोग्य जीवन, इसमें इन सभी के बारे में काफी बहस इस प्रकार का है कि क्या सही तरीका है, और हमें फिर से निसर्ग की तरफ क्यों मुड़ना है, इसके बारे में मैंने काफी वहां पे जिक्र किया है। तो बेटर ऑप्शन है कि वो किताब पढ़े, खुद फॉलो करे, लोगों को भी फॉलो करने के लिए उद्युक्त करे। मैं बार बार ये बात बताता रहता हूँ, और अभी ये जो वर्कशॉप है इस रविवार को, मालूम नहीं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन आज पता चल जाएगा। हमने 20 की ही मर्यादा रखी है, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हो, तो जिन्होंने नहीं किया है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें, जो पुणे में इस प्रकार के है। और वैद्यों में ये प्रचलन पहले होना चाहिए, फिर हम समाज के बारे में सोचेंगे। कि अगर वैद्य ही खुद दिनचर्या नहीं प्रयोग में ला रहे, भली भांति जी नहीं रहे, तो फिर लोगों को क्या कहेंगे। हम ही खुद अगर अननेचुरल इस प्रकार का खाना खाते हैं, तो लोगों को हम क्या सलाह देंगे इस प्रकार से। तो ये एक अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। और इसके बारे में पूरे समाज को, हाँ, समाज में जागृति लाना एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो कहने का मतलब है कि ये विस्फोटक, उन्माद, भगंधर, मूर्छा, मद, आत्मान, गलग्रह, पांडवामय, विष, विलास, कुष्ठ, ग्रहणी, सभी गंभीर इस प्रकार के बीमारियां हैं। और संतान दोष से ये भी एक कारण बताया गया है, खास करके गर्भिणी अवस्था में इन सभी को तो टालना ही है, ये सबसे अहम चीज रहेगी। और अगर संकरित गाय का दूध ले रहे हो गर्भिणी अवस्था में,
तो भी काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तो इसके बारे में बताते रहना ये एक बहुत अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। और काय करत नाही मध्ये मध्ये काम। एशान खलु अपरेशान च वैरोधिक निमित्तानां व्याधिनां। तो इतना कहने के बाद भी और भी है, ऐसा कहना है। एक लीना पावड़ेकर की थीसिस है, अभी इसका पुस्तक प्रकाशित किया है, लेशोक्त विज्ञानी है इस प्रकार। तो उन्होंने जहां जहां पे इस प्रकार के रेफरेंसेस आ गए कि ये एक हिस्सा है, इसके अलावा और भी कुछ इस प्रकार के रेफरेंसेस रहेंगे, इस प्रकार के परिस्थितियां रहेंगी कि यहाँ जहाँ ये विरोधान विरुद्धान कारण इस प्रकार का हो जाएगा, तो शायद हम विरुद्धान देखे हेतुकोश में। तो इस सूत्र को छोड़कर अन्य सभी जगह पे भी विरुद्धान के परिणाम निकल आएंगे, दिखाएंगे। और ये लेशोक्त के जरिए वो सब यहाँ पे जोड़ लेना, ऐसा है। तो त्रिस्कंद कोश इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। ये लेशोक्त के बारे में अगर विरुद्धार से और क्या क्या परिणाम होते हैं जो यहाँ पे वर्णित नहीं है, वो शायद बाकी जगह मिल जाए या चरक में भी अन्य जगह मिल जाए। तो ऐशान अपरेशान ऐशान खलु अपरेशान च वैरोधिक निमित्तानां, इनका और अन्य भी जो विरोधान से उत्पन्न होने वाले जो विकार है, इन्हें भावाः प्रतिकाराः भवन्ति। तो इन भावों के द्वारा उनका प्रतिकार हो सकता है। तो यथा वमनम विरेचन, तो वमन और विरेचन ये सबसे पहले इस प्रकार का बताया। तो इन सभी रोगियों में हमें पंचकर्म खासकर तो वमन और विरेचन ये करना है। तद विरोधिनांच द्रव्याणाम संशमनार्थम उपयोगः, उनसे विरोधी जो द्रव्य है उनका संशमन के लिए प्रयोग करना है, उपयोग करना है। तथा विदेश द्रव्य ही पूर्व भूमि संस्कार शरीरस्य, और उस प्रकार के जो विरोधी द्रव्य है उनका शरीर पे अभिसंस्कार इस प्रकार का करना है। तो खास करके जब हम देशांतर इस प्रकार का कर रहे हैं और पुरानी सभी जो आदतें हैं, पुरानी सभी जो सात्म्य इस प्रकार के भाव है, उनको छोड़कर कुछ नया एडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा कि वहां के जो इस प्रकार के सिद्धांत वगैरह है, उनके विपरीत उनके संशमन करने वाले जो भी भाव होंगे, उनका पहले से ही हमारे शरीर पर संस्कार करें ताकि उन भावों का परिणाम न हो। ये काफी मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे लिए कैसे ढूंढना है ये एक अलग चीज रहेगी, और उसका भी हमें परिचय नहीं है या उसकी भी हमें आदत नहीं है, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, उससे भी दुष्परिणाम न हो ये भी देखना पड़ेगा। और बाद में वहां पे जाने के बाद जो वहां का रहन सहन, खाना पीना वगैरह जो है, उसको धीरे धीरे एडॉप्ट करना है। अगर भारत में ही कर्नाटक से या केरला से महाराष्ट्र में आ गई है, महाराष्ट्र से कर्नाटक केरला में चले गए, तो भी नौबत आती है। जहाँ रोटी का प्रचलन है वहाँ ज्यादा चावल का इस प्रकार का प्रचलन है, वहाँ दही अचार ये बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, अम्ल का प्रचलन ज्यादा है।
और वहां से यहाँ पे महाराष्ट्र में आकर ये चालू रखते हैं, तो यहाँ मुसीबत इस प्रकार की हो जाती है। तो ये हमारे ही देश में स्थिति है। यहाँ से माइग्रेट होके कनाडा में चले गए, माइग्रेट होके ऑस्ट्रेलिया में चले गए, अमेरिका में चले गए, यूरोप में चले गए, ऐसे बहुत सारे हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से गए भी हैं, वहां बरसों बरसों तक विदेशों में रह रहे हैं, एनआरआई। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। मेरे एक भाई ने बताया कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस। रेसिडेंट में नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस है, जो उनको नहीं, यहाँ भारत में नीचे वो वहाँ बाहर जाकर बसे बसे है इस प्रकार। लेकिन इनको शुरू में काफी झगड़ना इस प्रकार का पड़ता है। एक ऐसी फैमिली पुणे की थी, पक्के वेजिटेरियन थे, और ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहाँ अतिसार शुरू हो गया। किसी भी कारण से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने बताया कि कुछ प्रोटीन की कमी है, इसलिए ठीक नहीं होता, तो आपको मांसाहार शुरू करना चाहिए, दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो इनका मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा था। फिर बाद में उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे मांसाहार शुरू हुआ अतिसार बंद हो गया। ये भी एक अजीब चीज है। तो इन सभी के बारे में भी सोचना इस प्रकार का पड़ता है, और किस प्रकार से रोग निर्माण होते हैं। तस्मिन् अयं देशे जातः वर्धितो वा, बीजोरुणांसन् 8वें अध्याय में उसके बारे में बहस की गई है, चर्चा कर रहे हैं। तस्मिन् मनुष्याणां किम आहार जातम किम विहार जातम वगैरह। तो वो सब जानबूझकर उसके बारे में सोचना है, और परिवर्तन किस प्रकार से लाना है और धीरे धीरे लाना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना है। और वैसे पैसों के लिए अपना स्थान छोड़ के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या पहले भी रही है, आज भी रही है। ब्रिटिश लोगों का अच्छा उदाहरण है कि जो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जो देश है, वो कितना छोटा देश है। और उस जमाने में जब ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, समुंदर से इस प्रकार के जहाज जो पर्दे पर चलते थे, और बहुत सारी संभावना होती थी कि जिस प्रकार का वायु रहेगा, तो कहीं भी जा सकता था इस प्रकार से। और फिर नए देश में जाना, वहां पे अपने को एस्टेब्लिश करना, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे आधे विश्व में उन्होंने अपने को एस्टेब्लिश करवा लिया। तो बहुत ही कड़ा अनुशासन, ये उनका रहस्य है। शिस्त जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, वो उनके शायद खून में या उनके वीर्य में इस प्रकार की है, अनुपालन करना, अनुशासन करना। और इसीलिए आधे विश्व पर उन्होंने कब्जा कर लिया, राज्य किया बहुत सारे वर्षों तक। अभी वो स्थिति नहीं रही, वो अलग चीज है। लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद, इतनी कम लोक संख्या होने के बावजूद, इतनी बड़ी लोक संख्या के ऊपर उन्होंने राज्य किया, ये बहुत समझने की बात है। कि हम कितने पीछे हैं इस सभी क्षेत्र में उनसे। और आगे हम, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो कैसे तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये एक अहम चीज है।
तो उनके लिए भी ये काफी कठिन थी चीज थी कि अपना देश छोड़ के दूसरे कहीं जग में या देश में जाकर स्थिर स्थावर इस प्रकार का हो जाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात होती है और फिर भी बीमारियों से बचे रहना इस प्रकार। तो तथा विधेष्ट द्रव्य ही पूर्व अभिसंस्कार शरीर से, तो उस प्रकार के द्रव्यों के द्वारा शरीर पे संस्कार करना ये काफी मुश्किल है। तो फिर बेटर ऑप्शन जो है वो वमन विरेचन और फिर आगे रक्तमोक्षण भी बताया गया है वो करे। ऋतुहर चिकित्सा वापर या ठिकाणी काय होऊ शकतो, अन्नपान कृतान दोषान वातपित्त कफोद्वाम हरितिके हरत्याशु मुक्तस्योपरि योजितः। हो सकता है उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हरितिके वैसे भी विरेचन करने वाली है और विरेचन हो इतनी मात्रा में उसका लेना है, उसको लेना है और स्नेह वेदन पूर्वक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हरित की एक अच्छी दवा है, बड़ी दवा है और उसका भली भांति प्रयोग अगर हम कर पाते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो तथा विदेश द्रव्य ही पूर्व भी संस्कार विरुद्धाशनजान रोगान प्रतिहंति विवेचनम वमनम शमनम चैव पूर्वम वा हितसेवनम। विवेचनम जो है उसके बारे में विवेचनम ये पाठ ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा और शायद वो विरेचन ही लेना ठीक है। वमनम शमनम चैव, वमन और शमन इस प्रकार का पूर्वम वा हित सेवन, पहले ही हित का सेवन करे जो विरुद्धान्न को वितथ इस प्रकार से बनाए। साथ में तो तया वापि दीप्ताग्नि तरुणस्य च स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम वितथम भवेत्। तो की विरेचन झाल्यावर रक्तमोक्षण करा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मुझे वो रेफरेंस अभी याद नहीं है, लेकिन अगर रक्त की दुष्टि ये कारण है इन सभी रोगों का, तो रक्तमोक्षण उसके लिए एक चिकित्सा आहे। विरेचनासाठी स्नेहपान सुरू केल्यानंतर 4th डेला रक्तमोक्षण करता येईल क्या? एक्चुअली वैसा ही करते हैं, वहां भी वैसा होना चाहिए कि सम्यक स्निग्ध लक्षण होने के बाद स्वेदन करके रक्तमोक्षण करना ठीक रहेगा। वैसे मैंने जो आरंभ किया वो विरेचन करते समय जब स्नेहपान पूरा हो जाता है, हर रोज स्वेदन करते रहते हैं, तो स्नेह निनाम के दिन या उसके पहले दिन वीरे रक्तमोक्षण करवा लेते हैं, क्योंकि दोष कोष्ठ में जो आते हैं वो सिराओं के द्वारा आते रहते हैं और यहाँ प्रामुख्य से पित्त दोष इस प्रकार का है और पित्त और रक्त आश्रय श्री भाव से है, तो सिराओं से अगर आते हैं तो वहां उसको निकालना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है और फिर 2 दिन या 3 दिन का विराम लेके विरेचन करना है। तो ये भी बात ठीक रहती है कि उसमें वो दोष कोष्ठ में आ जाए और फिर विरेचन से उनको निकाल दे। तो जब दोष शाखाओं में स्थित है, कुष्ठ जैसे बीमारियों में दोष शाखा में स्थित है, तो उनको निकालने का अच्छा तरीका, जल्दी निकालने का तरीका रक्तमोक्षण ही होता है। तो बेटर ऑप्शन है कि स्नेहपान करके स्वेदन करके रक्तमोक्षण करे और वमन और शम ये जो विरेचन ये तो भी करे, शमन भी करे। अभी ये एलर्जिक अर्टिकेरिया एक बड़ी समस्या है और लोग बरसों तक एंटी एलर्जिक खाते रहते हैं और एक दिन गोली नहीं ली तो पूरा बदन फूल जाता है इस प्रकार से।
तो ये काफी दिक्कत वाली समस्या है, और उनको चाहिए कि वो गोली जैसे काम करती है वैसा कुछ द्रव्य चाहिए, होना चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन। वो लेने के बाद बस शीत पित्त मिट गया इस प्रकार से, और वो नहीं होता है वास्तव में। तो मैंने एक केस के बारे में बहुत साल पहले बताया था, अभी एक बार फिर से दोहराता हूँ। ऐसी कोई एक छात्र थी, छात्र कहना उचित नहीं है, कभी कभी बीच बीच में क्लिनिक में आती थी। तो उसने एक दिन बताया कि उसकी माँ को ये शीत पित्त की तकलीफ है, तो आप दवा दे दीजिए। मैंने कहा कि बेटर ऑप्शन है कि आप हिस्ट्री ले लेंगे, एक बार परीक्षा करेंगे और फिर दवा दे देंगे। तो बोली नहीं नहीं, अभी तो कुछ दे दो, मैं उसको लेके आती हूँ। तो मैंने हाँ कहा और कुछ दवा दे दी, लक्षण पूछे और दवा दे दी। फिर 2 दिन बाद उसने बताया कि उसको थोड़ा ठीक है, मैं दवा कंटिन्यू करती हूँ, फिर बाद में लेके आती हूँ। फिर वो 5-6 दिन बीच में आई ही नहीं। फिर आई तो बस बताया कि 2 दिन को तक ठीक था, फिर से बढ़ गया। तो वो एलोपैथी के जनरल प्रैक्टिशनर के पास गई, उसने एविल की गोलियां दे दी। तो एविल की गोलियों से भी एक दिन अच्छा रहा, दूसरे दिन फिर से बढ़ गया। तो उसने इंजेक्टेबल दे दिया एविल का। और वो देने के बाद वो काफी फूल गई, वो बहुत ही बढ़ गया। तो उसने आशंका व्यक्त की कि शायद ये एविल की भी एलर्जी हो गई है उसको। तो फिर से मेरे पास आई। तो मैंने कहा ये बराबर नहीं है, तुम माँ को लेके आओ और पूरी हिस्ट्री ले लेंगे तभी दवा देंगे। फिर उसने वही, नहीं नहीं आज के दिन दे दो और मैं कल उसको जरूर लेके आऊंगी, आज काफी बढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और दूसरे दिन मुझे फोन आया उसका कि उसकी माँ की कंडीशन बिल्कुल ही आने जैसी नहीं है, आप घर पे आकर देखिए इस प्रकार से। तो मैं घर पे गया। तो जो मैंने देखा वो बहुत भीषण था। पूरा बदन उसका स्वेल हो गया था, वो केवल हाथ के अंगुलियां और पाँव की अंगुलियां ऐसी बैठी थी, कहीं भी शरीर का किसी पार्ट से टच नहीं हो रहा था। जहां भी टच होता था वहां ये बढ़ जाता, शीत प्रकार था। पूरा लाल, बदन लाल था, और पेट काफी भारी था। तो फिर मैंने वहीं पे हिस्ट्री ली, तो पता चला कि बहुत सारी हेतु है। वृद्धान्न था, शिकरण खाती थी, दही खाती थी, अचार खाती थी, बहुत तीखा खाने की आदत थी, वगैरह वगैरह बहुत सारे हेतु थे। अब इसको कैसे ट्रीट करना है ये बड़ी समस्या थी। तो मैंने पहले रक्तमोक्षण करवाया, लंघन के लिए तो कहा ही था। रक्तमोक्षण से थोड़ा रिलीफ हुआ, और फिर लंघन और दवाइयाँ दे दी। तो 3-4 दिन लगे उसको ठिकाने पर आने के लिए, लेकिन ठीक हुआ, एलोपैथी में लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर से वो गायब हो गई, फिर से वो आई नहीं। एक्चुअली उसको ओमन विरेचन सभी करना है, करना चाहिए था, लेकिन इतना रिजल्ट मिलने के बाद वो फिर से गुप्त हो गए इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि इस प्रकार की अगर बड़ी समस्या होती है तो शाखानुसारी रोग है, और उसमें शाखाओं में डायरेक्ट काम करना ज्यादा बेहतर है। शाखाओं से दोषों को निकाल दे, और फिर लंघन पाचन के बाद जब कोष्ठ में आएंगे तो वो मन विरेचन वगैरह इस प्रकार से करवाए। पूर्वम वाहित सेवनम, या पहले ही हित सेवन करना है इस प्रकार से। साथ में तो अल्पतया वापी दीप्ताग्नि तरुण स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्धम विदथम।
अगर वो साथ में हो गया है या अल्पतया बहुत कम मात्रा में उसका सेवन हो रहा है। दीप्ताग्नेः तरुणस्य च, अग्नि प्रदीप्त है और तरुण युवा व्यक्ति है। स्निग्ध व्यायाम बलिना, जिसका शरीर स्निग्ध है या स्नेह तिलक ले रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, करने वाले हैं, बलवान इस प्रकार के हैं, तो इनमें विरुद्ध विदित हो जाता है, तो विरुद्ध कार्मुक नहीं होता। पण इथे प्रमाण कशाचं का नाही दिलं म्हणजे किती व्यायाम करायला इसका प्रमाण आहे तो प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल आहे, हं? इंडिव्हिज्युअल बेस्ट है। हो पण तरी किती ऐसा नहीं बता सकता। आणि दुसरे कितीतरी मी खूप ऑब्झर्व केले कितीतरी वृद्धाश्रमातून म्हणजे मुलं झाली नाही किंवा म्हणजे बाकी से शांती वगैरे अंजा वगैरे त्याचे काय काय दिसतात. हे सगळ्यांमध्ये होतं तर तसं नाही। Raise DSR and CRP levels. तरी नाही होत. हम्म, वृद्धांना खाल्लं तरी नाही होत. वितत होत रहता, कुछ दिन तक वितत होता रहता है। बाद में जब वितत होना बंद हो जाता है तो वो गंभीर रूप धारण करता है। Raise DSR and CRP levels with severe urticaria is the only presenting symptom. How should we think? How frequently रक्तमोक्षण should be done? सबसे अहम है कि कारणों को टालना, कारणों को ढूंढो, कारणों को टालो, ये सबसे पहली चिकित्सा है। संक्षेपतः क्रियाएं को निदान परिवर्तन। फिर दोष कहाँ पे है, इसके अनुसार शोधन क्या करना है। शाखाओं में है तो रक्तमोक्षण है, कोष्ठ में ला सकते हैं तो वमन विरेचन, ये चिकित्सा इस प्रकार की है। और फिर शमन चिकित्सा इस प्रकार की होती है। सात्म्यतोचा अर्थ कसा समजावा। नियमित शिकरण खाणाऱ्याला शिकरण सात्म्य होऊन वितथ होईल का? वितथ तो नहीं होगा, लेकिन उससे जो रोग निर्मिति साक्षात दिखेगी वो शायद नहीं दिखेगी। विषकन्या की कंसेप्ट जो है वो सात्म्य के हिसाब से अच्छी है, विषा हमारे लिए सात्म्य है ही नहीं। लेकिन बहुत कम मात्रा में अगर विष लेते रहते हैं, इसको बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है कि बचपन से लेकर उसको थोड़ा 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 विष खिलाना है, ताकि जब वो युवा हो जाए, 16-17 वर्ष की हो जाए, तो केवल स्पर्श से भी पुरुष को मार सकते हैं। तो ये अहम चीज है इस प्रकार की। तो ये साथ का अच्छा उदाहरण है कि इस प्रकार का विष हम साथ में करवा लेंगे तो उससे बात बन सकती है, ऐसा थोड़ा सा है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बॉडी काय वेगळी असते काही म्हणजे सात्विक वेगळी काय असं म्हणजे वेगळी अभी ऐसा हुआ है कि हम सभी को इस प्रकार का साथ में हो रहा है। जो हाइब्रिडाइज खाना खा रहे हैं, विषय युक्त खाना खा रहे हैं, ये हो रहा है। और एलोपैथी का भी कहना है कि एडॉप्टेशन आ जाए। जैसे ये जो चिमनी है, स्पैरो है, वो बीच में उनका पूरा खात्मा जैसा दिख रहा था, वो दिखाई नहीं दे रही शहरों में, और 4-5 बरस के बाद उनका दर्शन फिर से आरंभ हो गया। तो ये एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, इस प्रदूषण को अडॉप्ट कर लिया। तो उसी प्रकार से इसका एडॉप्टेशन हो जाएगा और फिर कैंसर जैसी बीमारियों पर काबू आ जाएगा, लेकिन दूसरी बीमारियां आ जाएगी। क्योंकि ये तो अच्छा है ही नहीं है, निसर्ग के खिलाफ है। तो एक बीमारी मिट गई तो दूसरी बीमारी हो रहा है इस प्रकार से। तो वास्तव में नैसर्गिक आहार विहार लेना और यही बेहतर है। शिकरण इस प्रकार से खाने वाले काफी लोग हैं और उस समय में उनको तुरंत कुछ नुकसान नहीं होता या फिर उसकी तकलीफ होती नहीं है। बाद में वो पता चलता है कि ये
काफी मुश्किल इस पर। किती लोकांचे म्हणजे की यांना आयुष्यात काही झालं नाही. असू शकतं. माहिती नाही. सतत का विरुद्धान्न सेवन भी कालांतर में साथ में हो सकता है क्या? हो सकता. जैसे विषकन्या के बारे में मैंने बताया उसी प्रकार से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वो मरती नहीं है विष से, लेकिन ये कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़ते हैं. काफी उष्णता शरीर में रहती है और फिर उसकी तकलीफ उसको होती ही रहती है. और जब तक ये क्रम से विष सेवन कम करते नहीं जाएंगे और नॉर्मल की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक उसको भुगतना ही पड़ेगा ऐसा. तो इस प्रकार से अगर हम विरुद्धान्न को साथ में बनाएंगे तो उसके तकलीफ होगी. ऐसा नहीं होगा कि ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार का नहीं है. तो नहीं ही करना है, अहितका साथ में नहीं होना है, ऐसा ही कहना है. हितं क्रमेण सेवेत क्रमशास्त्रोपदिश्यते, ये जो बताते हैं कि हित का क्रम से सेवन करना है और वो क्रम बताते हैं. In Sangli district there are lot of people eating milk, rice and pickle. Rice, milk and ठेचा, भाकरी, कर्ड and ठेचा. भाकरी, कर्ड और ठेचा ये नहीं विरुद्ध में आएगा, लेकिन राइस मिल्क और ठेचा या राइस मिल्क एंड पिकल ये तो विरुद्ध में जाएगा, जरूर जाएगा. तो उसके बारे में सोचना ही है और वे हैबिट छोड़नी है. इस प्रकार की आदत जो है वो छोड़नी चाहिए. तो एक सर्वे अगर हो सकता है तो बेहतर ऑप्शन है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रचलन है और उसने देश में जो बीमारियां हैं उसका उससे संबंध किस प्रकार का है. तो ये अगर हम भली भांति जान लेते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा. तो यहीं पे रुकते हैं और आज दोपहर में पातंजल योग सूत्र का वाचन होगा और कल से सहस्र योग का फिर से आरंभ होगा. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्. विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः मध्याह्नकाले पुनरपि मिलिष्यामः एवं श्वः च मिलिष्यामः. एतदेव.